नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को जो परफेक्शन IAS द्वारा संचालित प्रयास टेस्ट सीरीज का आज प्रैक्टिस सेट संख्या 5वां करवाने जा रहा हूं। तो आज ये टेस्ट हुआ था, तो आज इसको मैं करवाने जा रहा हूं। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्य। बाकी विस्थापन, विद्युत क्षेत्र, वजन, ये तीनों ही सदिश राशि हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र, विस्थापन, वेग और त्वरण सदिश राशियां होती है, जबकि कार्य, गति, समय और द्रव्यमान अदिश राशियां होती है। कार्य, गति, समय और द्रव्यमान अदिश राशि, और विद्युत क्षेत्र, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सारी सदिश राशियां होती है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, सामान्यतः ताप बढ़ाने पे किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो वो घटता है। सामान्यतः ताप बढ़ाने पे किसी द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है। क्या होता है? घटता है। और पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। अब देखिए, सरफेस टेम्परेचर यानी कि पृष्ठ तनाव जब क्रिटिकल टेम्परेचर होता है तो यह शून्य हो जाता है। पृष्ठ तनाव क्रिटिकल टेम्परेचर पर शून्य होता है, और नॉर्मली अगर ताप बढ़ाइएगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? लगभग में 16.6 मीटर होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक होता है। कितना तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक 10 सेकेंड तक रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो 16.6 मीटर होना चाहिए। और 1/10 सेकेंड तक कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। निम्न में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो क्रोमियम लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। बाकी आयरन, निकेल, कोबाल्ट ये लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। निम्न में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो क्रोमियम लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। बाकी आयरन, निकेल, कोबाल्ट ये लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी हेनरी बेकेरल के द्वारा। हेनरी बेकेरल के द्वारा 1896 में ही रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको इसके लिए 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। निम्न में से किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सामान्यतः द्रव का ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, परंतु जल को अगर 0 डिग्री से 4 सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर आयतन घटता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद गर्म करने पर आयतन बढ़ने लगता है। इसका अर्थ है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन अधिकतम होगा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने ट्रायोड वाल्व की खोज की थी? ट्रायोड वाल्व की खोज की थी निम्न में से किसने की थी? तो वो किए थे ली डी फॉरेस्ट ने। LED का आविष्कार निक होलोन्याक ने किया था। LED का आप याद रखेंगे, LED का आविष्कार निक होलोन्याक ने किया था। और ट्रायोड वाल्व जो कि 3 इलेक्ट्रोड प्लेट ग्रिड व तंतु वाली एक निर्वात नलिका है, इसकी खोज ली डी फॉरेस्ट ने की थी। और LED का खोज किसने किया? तो आप याद रखेंगे होलोन्याक ने। किसने? होलोन्याक ये एक ही नाम है। होलोन्याक ने LED का खोज किया। पारदर्शी कांच की शीट पर पानी की बूंद किसके सदृश व्यवहार करती है? तब वो करती है
उत्तल लेंस की तरह। किसकी तरह? उत्तल लेंस की तरह। पारदर्शी कांच की शीट पर पानी की बूंद किसके सदृश व्यवहार करती है? तो उत्तल लेंस की तरह। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। निम्न में से किसकी श्यानता अधिक होती है? तो वो होती है शहद की। निम्न में से किसकी श्यानता अधिक होती है? शहद की। बोरिक एसिड नामक कवक के नासी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H3BO3। H3BO3। बोरिक एसिड नामक कवक नासी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H3BO3। आर्सेनिक के समस्थानिक आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है ट्यूमर का पता लगाने में। ट्यूमर का पता लगाने में आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। यूरेनियम 235 का उपयोग चट्टान की आयु ज्ञात करने में यूज किया जाता है। यूरेनियम 235 का उपयोग चट्टान की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। और कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित में किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करने में, कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में, और ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 28 और 30 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? 58। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 28 और 30 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या 58 हो जाएगा। ये कैसे होगा जरा देख लीजिए। आपको पता होगा कि कोई भी एलिमेंट को इस तरीके से अगर लिखा जाए जिसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या 28 होगा, तो हम एटॉमिक नंबर बराबर ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। और कह रहा है कि 30 न्यूट्रॉन की संख्या है। न्यूट्रॉन की संख्या कितना बता रहा है? 30। तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पे एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन का नंबर भी होता है। यानी न्यूट्रॉन की संख्या में अगर प्रोटॉन की संख्या जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा 58। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में न्यूनतम कार्बन सामग्री होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पीट। देखिए, आप एक ट्रिक याद रखेंगे और उस ट्रिक का नाम हमेशा बताता रहा हूँ, फिर से मैं बताता हूँ। थोड़ा सा रुक जाइए। ए बी लिपि। ए का मतलब होता है एंथ्रासाइड, बी का मतलब होता है बिटुमिनस, ली का मतलब लिग्नाइट, और पी का मतलब पीट। देखिए, एंथ्रासाइड, बी का मतलब बिटुमिनस, ली का मतलब लिग्नाइट, पी का मतलब पीट। अब सुनिए, पीट में कार्बन 60% होता है। पीट में कार्बन कितना परसेंट होता है? 60%। और बिटुमिनस में ए बी लिपि पी के बाद लिग्नाइट में देखिए 70% कार्बन होता है। और बिटुमिनस में 80% कार्बन होता है। और एंथ्रासाइड में 90% कार्बन होता है। माने 90, 80, 70, 60 याद रखिए। मतलब ए बी लिपि, ए में 90%, बी में 80%, ली में 70%, पी में 60%। इस तरीके से याद रखिएगा। तो सबसे कम पीट में। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है? तब वो होती है फ्लोरीन की। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है? तो फ्लोरीन की। नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक गैस प्रोड्यूसर गैस का घटक है? तब वो कौन सा घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। देखिए, प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस तथा मीथेन वाली गैसों का मिश्रण है। हाइड्रोजन गैस दहनशील गैस होते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसें गैर दहनशील गैस होती है। SO2 उत्पादक गैस का घटक नहीं है। SO2 प्रोड्यूसर गैस का घटक नहीं है। तो अगर इसमें से पूछता कि कौन सा घटक नहीं है तो बताते सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और मीथेन ये सारे ही प्रोड्यूसर गैस का घटक हैं। रक्त का पीएच मान होता है, कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से थोड़ा अधिक, जो कि आप याद रखेंगे कि 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है ऑक्सीजन और एसीटिलीन। ऑक्सीजन और एसीटिलीन बिल्डिंग गैस में यूज होता है। विज्ञान की कौन सी शाखा फूलों के अध्ययन से संबंधित है? तो वो है एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी फूलों के अध्ययन से संबंधित है। और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए संबंधित है। एपीकल्चर किसके लिए? मधुमक्खी के लिए। और पोमोलॉजी फलों के अध्ययन के लिए है। और पोमोलॉजी फलों के अध्ययन के लिए। एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन के लिए। कोशिकाओं के प्रोटीन कारखाने के रूप में किसे जाना जाता है? तब वो जाना जाता है राइबोसोम को। कोशिकाओं के प्रोटीन कारखाने के रूप में किसे जाना जाता है? राइबोसोम को। लाइकेन प्रदूषण के प्राकृतिक संकेतक हैं क्योंकि वे डैश की उपस्थिति में मृत हो जाते हैं। तो वो हैं सल्फर डाइऑक्साइड। लाइकेन प्रदूषण के प्राकृतिक संकेतक हैं क्योंकि वे सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में मृत हो जाते हैं। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है तो जाइलम द्वारा और फ्लोएम द्वारा फूड पहुंचाया जाता है, माने भोजन पहुंचाया जाता है। आप याद रखेंगे फा से फूड, फा से फ्लोएम, जैस से जाइलम, जैस से पानी की जगह पे आप जल याद रखिए, जैस से जल, जैस से जाइलम, तो आप याद रखेंगे आंसर। वह उपकरण जिसका इस्तेमाल हवा और दिशाओं के बल तथा वेग को मापने के लिए किया जाता है वो है एनीमोमीटर। वह उपकरण जिसका इस्तेमाल हवा और दिशाओं के बल तथा वेग के मापने के लिए किया जाता है एनीमोमीटर। देखिए कैथोमीटर जो है वो ऊंचाई स्तर की माप निर्धारित करता है। कैथोमीटर क्या करता है? ऊंचाई और स्तर की माप निर्धारित करता है। एनीमोमीटर मैंने बता ही दिया, हवा और दिशाओं के बल और वेग को मापता है। विस्कोमीटर क्या करता है? तो तरल पदार्थ की श्यानता को मापता है। तरल पदार्थ की श्यानता को कौन मापता है? विस्कोमीटर। और फोटोमीटर प्रकाश की स्रोतों की ज्योति तीव्रता की तुलना करता है। फोटोमीटर क्या करता है? प्रकाश की स्रोतों की ज्योति तीव्रता की तुलना करता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के शुगर में परिवर्तित करता है? तो वो परिवर्तित करता है एमाइलेज। निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को शुगर में परिवर्तित करता है? तो एमाइलेज। जीभ का कौन सा भाग मीठे स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है? तब कौन सा भाग मीठे स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है? तो अग्रभाग। जीभ का अग्रभाग मीठे स्वाद के लिए जिम्मेदार का भाग होता है। देखिए हम अपनी जीभ की नोक से मिठास, पीछे के भाग से कड़वाहट, पीछे के भाग से माने पार्श्व भाग से करवाहट। अच्छा करवाहट का इंग्लिश क्या होता है जानते हैं? बताता हूँ। कौन सा नंबर है? हाँ 25 का। बिटरनेस। इस करवाहट का इंग्लिश होता है बिटरनेस पीछे वाले भाग से, पीछे के भाग से। और अपनी जीभ के किनारों से खारापन, किनारे से खारापन माने नमकीन जिसको कहते हैं, खारापन। और खटास का पता लगता है, और खटास का पता लगता है। ठीक है ना? तो याद हो रहेगा ना? चलिए आप याद रखेंगे कि आगे भाग के भाग से मीठा, पीछे के भाग से करवाहट जिसको बिटर कहते हैं, किनारे भाग से खारापन। अब देखते हैं नेक्स्ट 26 नंबर। किस हार्मोन के अतिस्राव के कारण घेघा रोग होता है? तब वो होता है थायरोक्सिन। किस हार्मोन के कारण अतिस्राव के कारण घेघा रोग होता है? तो थायरोक्सिन। ऑस्ट्रोमलेशिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? तब वो होता है
कैल्सीफेरॉल के कारण, कमी के कारण। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ऑस्टियोमलेशिया रोग किसके कमी के कारण होता है? तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी 2 को किस नाम से भी जाना जाता है? तब वो जाना जाता है राइबोफ्लोविन के नाम से। विटामिन बी 2 को किस नाम से भी जाना जाता है? तो राइबोफ्लोविन के नाम से। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये है वसा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वसा है। हिम तेंदुआ परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? तब वो किया गया था 2009 में। 2009 में हिम तेंदुआ परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 2009 में। ग्रामीण गरीबी को हटाने के लिए, ग्रामीण गरीबी को हटाने के लिए पूरा मॉडल को अपनाने की वकालत किसने की? तब वो की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ग्रामीण गरीबी को मिटाने के लिए पूरा मॉडल को अपनाने की वकालत किसने की? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। 32 नंबर, निम्न में से कौन अपस्फीति का कारण है? तब वो है ऑप्शन ई। अपस्फीति का कारण कौन से होते हैं? तो पैसे की आपूर्ति में कमी, निवेश व्यय में कमी, बचत करने की प्रवृत्ति में वृद्धि, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण में वृद्धि। और एक ठो और याद रखिए कि राजकोषीय समेकन घटने में मुद्रास्फीति होती है। राजकोषीय समेकन घटने में मुद्रास्फीति होती है, मतलब डिक्रीजिंग फिस्कल कंसोलिडेशन कॉज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या कारण होगा? डिक्रीजिंग फिस्कल कंसोलिडेशन। और फिस्कल कंसोलिडेशन इंक्रीज करिएगा तो अपस्फीति यानी डिफ्लेशन होगा। पैसे की आपूर्ति में कमी मतलब डिक्रीजिंग मनी सप्लाई, तब भी आपको डिफ्लेशन मिलेगा। निवेश व्यय में कमी यानी डिक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में कमी करेंगे तब भी डिफ्लेशन आएगा। और अगर प्रोपेंसिटी टू सेव करेंगे, क्या इंक्रीज करेंगे, तब भी डिफ्लेशन ही आएगा। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वो किया जाता है NSO द्वारा। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो NSO द्वारा। निष्ठा योजना किससे संबंधित है? निष्ठा योजना किससे संबंधित है? तो वो है शिक्षक के प्रशिक्षण से। शिक्षक के भी प्रशिक्षण से संबंधित है निष्ठा योजना। किस पंचवर्षीय योजना में 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था? तब वो रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 के बीच में चला था। पर किस पंचवर्षीय योजना में 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वे ATM जिसमें नकदी और कनेक्टिविटी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं परंतु आउटसोर्स से संचालित किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ब्राउन लेवल ATM। ब्राउन लेवल ATM वे ATM जिसमें नकदी और कनेक्टिविटी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं परंतु आउटसोर्स से संचालित किए जाते हैं, कहलाते हैं ब्राउन लेवल ATM। देखिए वाइट लेवल ATM कैसा ATM होता है? जब ATM गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा स्वामित्व और संचालित होते हैं लेकिन वे किसी विशेष बैंक से आउटसोर्सिंग अनुबंधित नहीं होते हैं। फिर से सुनिएगा, वाइट लेवल ATM का क्या डिफिनेशन होगा? तो जब ATM गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा स्वामित्व और संचालित होते हैं लेकिन वे किसी विशेष बैंक आउटसोर्सिंग अनुबंधित नहीं होते हैं। और ब्राउन लेवल ATM क्या होता है कि जब बैंक ATM संचालन को किसी तीसरे पक्ष द्वारा आउटसोर्सिंग कराते हैं। फिर बैंक लेवल ATM क्या होता है? बैंकों का स्वामित्व और संचालन। बैंक लेवल ATM क्या होता है? तो ये होता है बैंकों का स्वामित्व और संचालन। 37 नंबर, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी 1998 में। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? 1998 में। GST परिषद में गणपूर्ति कोरम है, वो क्या है? कुल सदस्यों का
50%, कुल सदस्यों का 50%। जीएसटी परिषद में गणपूर्ति कोरम क्या है, तो कुल सदस्यों का 50%। एमएसपी एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो वो कथन कौन सही है, तो इसे कृषि उपज पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसे कृषि उपज पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल कि बिहार बजट के अनुसार बजट 2022-23 के लिए अनुमानित वित्तीय घाटा है, तो वो कितना है, जीएसडीपी का 3.4%। बिहार बजट के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित वित्तीय घाटा है जीएसडीपी का 3.4%। बिहार बजट के अनुसार वर्ष 2022-23 में किस विभाग के लिए अधिकतम व्यय अनुमानित है, तो अधिकतम व्यय अनुमानित है शिक्षा विभाग के लिए। बिहार बजट के अनुसार वर्ष 2022-23 में किस विभाग के लिए अधिकतम व्यय अनुमानित है, तो शिक्षा विभाग के लिए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग पर 6.79 खर्च किया जाएगा, और कृषि विभाग पर 1.51 खर्च किया जाएगा, और शिक्षा विभाग पर 16.49% खर्च किया जाएगा, और भवन निर्माण पर 2.09% खर्च किया जाएगा। क्वेश्चन फिर से सुनेंगे कि बिहार बजट के अनुसार वर्ष 2022-23 में किस विभाग के लिए अधिकतम व्यय अनुमानित है, तो वो है शिक्षा विभाग पर 16.49% खर्च किया जाएगा, और स्वास्थ्य विभाग पर 6.79, कृषि विभाग पर 1.51, भवन निर्माण पर 2.09%। संविधान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो वो है ए कि दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये सही है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। और देख लीजिए, आपको हम कुछ चीज़ें और याद करवा देता हूँ इससे रिलेटेड कि दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा सदस्यों का चुनाव के अलावा संशोधन की प्रक्रिया भी लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव और संशोधन की प्रक्रिया। देखिए, यूएसए से क्या लिया गया है, तो वहाँ से राष्ट्रपति को हटाना, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति को हटाना, न्यायिक समीक्षा लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है, तो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का आदर्श। फ्रांस से क्या लिया गया है, तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का आदर्श। आयरलैंड से डीपीएसपी राज्यसभा सदस्यों का नामांकन लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय सरकार लिया गया है। और जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार के समता का प्रावधान करती है, तो वो करती है ऑप्शन ई। देखिए, प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है जो गैर निष्पक्ष है, और यह संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उठाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और उन सभी के बीच बढ़ावा देने की बात करता है।
करता है, यानी कि बी देखिए जाए और सी देखा जाए, अवसर और प्रतिष्ठा की समता का प्रावधान करता है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। इनमें से कौन भारत में नागरिकता खोने की विधि नहीं है? तो नागरिकता खोने की विधि कौन नहीं है? तो समर्पण, ये नहीं है। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1956 तीन तरीके प्रदान करता है जिससे एक नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है। पहला स्वैच्छिक त्याग, पहला क्या है? स्वैच्छिक त्याग, और दूसरा बर्खास्तगी, और तीसरा वंचित करना। स्वैच्छिक त्याग में घोषणा द्वारा यदि कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का त्याग करता है, स्वैच्छिक त्याग में मतलब घोषणा किया कि हम नहीं चाहिए नागरिकता। बर्खास्तगी में होता है कि केंद्र सरकार द्वारा यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। वंचित करना मतलब यदि साधारण निवासी 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहा हो या किसी गैर कानूनी कार्य में लिप्त रहा है, समर्पण नाम की कोई विधि नहीं है, समर्पण होता ही नहीं। अनुच्छेद 25 के तहत निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी नहीं है? तो वो है धर्म के प्रचार पर कर से छूट का अधिकार। अनुच्छेद 25 के तहत निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी नहीं है? तो धर्म के प्रचार पर कर से छूट का अधिकार नहीं है। बाकी अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, धर्म प्रचार करने का अधिकार। अनुच्छेद 25 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को नागरिक के मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 25 से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो प्रदान करता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार और प्रचार करने का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार। 46 नंबर, एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत में लंबित मामले को स्थानांतरित करने के लिए निचली अदालत को जारी रिट किस प्रकार के संवैधानिक उपचार के अंतर्गत आती है? तब वो आती है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत में लंबित मामले को स्थानांतरित करने के लिए निचली अदालत को जारी रिट किस प्रकार के संवैधानिक उपचार के अंतर्गत आती है? उत्प्रेषण। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित करने का प्रावधान निदेशक सिद्धांत में किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? तब वो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित करने का प्रावधान निदेशक सिद्धांत में किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। केंद्र सरकार राज्य को विवेकाधीन अनुदान निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत देती है? तो वो देती है अनुच्छेद 282। केंद्र सरकार राज्य सरकार के विवेकाधीन अनुदान निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत देती है? अनुच्छेद 282। निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो वो कौन नहीं लेता है? तो वो राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के विपरीत राज्य विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, बाकी राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यों के विधानसभा के सदस्य और 49 का बी हो जाएगा आंसर, ये नहीं लेते हैं। बाकी निर्वाचित संसद सदस्य और लोकसभा के मनोनीत सदस्य ये लेते हैं भाग। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा की स्थिति क्या है? तब वो है सहयोगी राजभाषा, माने एसोसिएटेड राजभाषा। आपको पता होगा कि राजभाषा अधिनियम को अनुच्छेद 343 के तहत प्रख्यापित किया गया था, जो अंग्रेजी को सहयोगी राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है। 51 नंबर कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये कहा जाता है अनुच्छेद 243 आई के तहत। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 243 आई। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था?
तो वो हुआ था हजारीबाग में। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में, हजारीबाग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो वो किया श्री कृष्ण सिंह ने। 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने। 820 के दशक में खासी आदिवासी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो हुआ था तीरथ सिंह के नेतृत्व में। 1820 के दशक में खासी आदिवासी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का अग्रदूत था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का अग्रदूत था की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो एनी बेसेंट के द्वारा। दीनबंधु पत्रिका के संपादक के संबंध किससे है? तो कृष्णराव पांडुरंग भालेकर से। दीनबंधु पत्रिका का संबंध किससे है? तो कृष्णराव पांडुरंग भालेकर से है। 57 नंबर, साप्ताहिक प्रभाकर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो वो किया गया था भाऊ महाजन के द्वारा। साप्ताहिक प्रभाकर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो भाऊ महाजन का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने निम्नलिखित में से किसे बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था? तो वो कहा था हेनरी विवियन डेरोजियो। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने निम्नलिखित में से किसे बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो को। 1830 में धर्म सभा की स्थापना किसने की? तो राधाकांत देव ने। 1830 में धर्म सभा की स्थापना किसने की? तो राधाकांत देव ने। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी आंदोलन 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में चलाया गया था? तब वो चलाया गया था कोल विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी आंदोलन 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में चलाया गया था? तो कोल विद्रोह। किसने कहा कि 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम एक प्रतिगामी उपाय है? तो वो किसने कहा था? तो वो कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने कहा कि 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम एक प्रतिगामी उपाय है? तो वो कहा गोपाल कृष्ण गोखले ने। अधोमुखी निस्यंदन यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का सिद्धांत किस आयोग द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तब वो किया गया था मैकाले स्मरण पत्र 1885 के द्वारा, जो कि लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। अधोमुखी निस्यंदन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का सिद्धांत किस आयोग द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो मैकाले का स्मरण पत्र 1835 द्वारा। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने चीन में अफीम के निर्यात का मार्ग प्रशस्त किया? तब वो किया चार्टर अधिनियम 1793। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने चीन में अफीम के निर्यात का मार्ग प्रशस्त किया? तो चार्टर अधिनियम 1793। भारत सरकार अधिनियम 1935 का निम्न में से कौन सा परिणाम था? तो वो था आंसर ई। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं आप याद रखिए। संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, राज सचिव की भारतीय परिषद का उन्मूलन, राज सचिव की भारतीय परिषद का उन्मूलन, अखिल भारतीय संघ का परिचय, अखिल भारतीय संघ का परिचय और प्रांतों की स्वायत्तता। इसीलिए यहाँ सुदृढ़ीकरण है और जबकि उन्मूलन हुआ था, राज सचिव की भारतीय परिषद का उन्मूलन हुआ था। तो ये कह रहा है परिणाम था, इसको छोड़ के बी विकल्प को छोड़ के बाकी सब सही है। एचिसन समिति का संबंध किससे था? तो वो था सिविल सुधार से था। देखिए, एचिसन समिति का संबंध किससे था? तो सिविल सुधार से था। लोक सेवाओं पर एचिसन समिति की स्थापना डफरिन ने 1886 में की थी। डफरिन ने एचिसन समिति की स्थापना करवाई लोक सेवाओं पर। प्रसंविदावध तथा गैर प्रसंविदावध शब्द का त्याग, मतलब ड्रॉपिंग द कोवेनेंट और अनकोवेनेंट
इंपीरियल भारतीय सिविल सेवा, प्रांतीय सिविल सेवा और अधीनस्थ सेवाओं के में वर्गीकरण किया। तो आयोग ने आयु सीमा को भी बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था। देखते हैं 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों में शामिल था? तो देखिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसके सुझाव थे कि पाकिस्तान की अस्वीकृति करना और प्रांतीय स्वायत्तता और प्रांतों के पास अवशिष्ट शक्ति, एक केंद्र के पास अवशिष्ट शक्ति है जबकि होना चाहिए प्रांतों की पास अवशिष्ट शक्ति, अंतरिम सरकार का गठन और इसके साथ साथ प्रांतीय अनुभाग और संघ स्तरों पर त्रिस्तरीय कार्यपालिका और विधायिका की बात किया गया था कैबिनेट मिशन में। एक बार फिर से सुन लेंगे, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसके सुझाव थे कि पाकिस्तान को अस्वीकृत करना, प्रांतीय स्वायत्तता, यहाँ पे प्रांतीय अस्वीरता, यहाँ केंद्र के पास अवशिष्ट शक्ति नहीं होकर प्रांतों के पास अवशिष्ट शक्ति दिया गया, अंतरिम सरकार का गठन, प्रांतीय अनुभाग और संघ स्तरों पर त्रिस्तरीय कार्यपालिका और विधायिका। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि की गई थी? तब वो की गई थी 8 अगस्त 1942। निम्न में से किस दिन बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि की गई थी? 8 अगस्त 1942। निम्नलिखित में से किसने लिबरल पार्टी की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तब वो लिया श्रीनिवास शास्त्री। निम्नलिखित में से किसने लिबरल पार्टी की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो श्रीनिवास शास्त्री। 1857 का सैन्य विद्रोह मुजफ्फरपुर में कब शुरू हुआ था? तो 25 जुलाई 1857 को। मुजफ्फरपुर में 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 25 जुलाई 1857 को। 1970 में गठित चंपारण कृषक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब वो थे F.G. शलाई। 1917 में गठित चंपारण कृषक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो F.G. शलाई। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या 6। निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में 4 आश्रमों का उल्लेख है? तब वो है जाबाल उपनिषद में। निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में 4 आश्रमों का उल्लेख है? तो जाबाल उपनिषद में। पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पंचशील का सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है। पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अशोक के किन शिलालेखों में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो वो है बृहद शिलालेख 13 में। बृहद शिलालेख 13 में अशोक के किन शिलालेखों में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो बृहद शिलालेख 13 में। निम्नलिखित में से किसने भारत में पूर्वजों के देवकुल पूजा परंपरा की शुरुआत की? तब वो की कुषाण वंश ने। निम्नलिखित में से किसने भारत में पूर्वजों के देवकुल पूजा परंपरा की शुरुआत की? कुषाण वंश ने। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने वाला प्रथम राजवंश था? तब वो था सातवाहन। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने वाला प्रथम राजवंश था? सातवाहन। प्राकृत भाषा के प्रथम व्याकरण प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन थे? तब वो थे वररुचि। देखिए प्राकृत भाषा के प्रथम व्याकरण प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन थे? तो वररुचि। इसके बाद आप याद रखेंगे कि ब्राह्मणिर भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे और पंच सिद्धांतिका के लेखक थे। भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ और पंच सिद्धांतिका के लेखक ब्राह्मणिर थे। और छपनक कौन थे? तो ज्योतिषी जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र लिखा था। छपनक कौन थे? तो ज्योतिषी जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र लिखा था। प्राचीन काल में उद्रंग क्या था? प्राचीन काल में उद्रंग क्या था? तो भू राजस्व कर। प्राचीन काल में उद्रंग क्या था? तो भू राजस्व कर। मध्यकाल में कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तब वो दिया जाता है शेर शाह को। मध्यकाल में कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो शेर शाह को। पिटरा ड्योरा या परचिनकारी द्वारा सजाया जाने वाला पहला मुगल भवन था? तब वो था
एतमाद उद दौला का मकबरा, एतमाद उद दौला का मकबरा पिटरा ड्यूरा या परचनी कारी द्वारा सजाया जाने वाला पहला मुगल भवन था। एतमाद उद दौला का मकबरा। इतमाद उद दौला नूरजहाँ के पिता मिर्ज़ा गयास बेग को दी गई उपाधि थी। नूरजहाँ के पिता मिर्ज़ा गयास को कहा जाता था इतमाद उद दौला। चलिए 81 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1675 ईस्वी में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। निम्नलिखित में से किसने 1675 ईस्वी में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था? तो औरंगजेब ने। बाकिया ए नवीस का पद किससे संबंधित था? तब वो संबंधित था पत्राचार से। पत्राचार से। बाकिया ए नवीस का पद किससे संबंधित था? पत्राचार से संबंधित था। मुहतसिब सार्वजनिक, आप कुछ और याद रख लीजिए कि मुहतासिब सार्वजनिक नैतिकता से संबंधित है। मुहतासिब सार्वजनिक नैतिकता से। मुशरिफ ए मुमालिक महालेखाकार से। मुशरिफ ए मुमालिक महालेखाकार से। और मुस्तफ़ा ए मुमालिक महालेखा परीक्षक से। मुस्तफ़ा ए मुमालिक मुस्तफ़ा ए मुमालिक महालेखा परीक्षक से। फिर दारोगा ए डाक चौकी शाही डाक के प्रभारी अधिकारी से। और मीर ए अर्ज याचिका के प्रभारी अधिकारी से। देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि पृथ्वी के बाहरी और भीतरी क्रस्ट के बीच की असंतता यानी डिसकंटिन्यूटी को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कॉनराड। कॉनराड। पृथ्वी के बाहरी और भीतरी क्रस्ट के बीच के असंतता यानी डिसकंटिन्यूटी को कहा जाता है कॉनराड। पृथ्वी के क्रस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भार के अनुसार सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तब वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। पृथ्वी के क्रस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भार के अनुसार सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो ऑक्सीजन। देखिए, इसको याद करने का मैं एक ट्रिक और आपको पूरा याद करवा देता हूँ। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के क्रस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भार के अनुसार अरेंज करने पूछ दिया जाए, बहुत सारा एलिमेंट दे दे और फिर अरेंज करें, तो बनाइएगा कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। देखिए, ओ श्याल, आप ऐसे याद रखेंगे, ओ श्याल फेका माँ, ठीक है, फोका माँ। और सॉरी आयरन, कैल्शियम के बाद सोडियम होगा। कैल्शियम के बाद, एक मिनट मैं फिर से लिख देता हूँ, देखिएगा, ओ श्याल मतलब ओ सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम और सोडियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम। देखिए, ओ श्याल फेका ना और KMG याद रख लीजिए, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ओ श्याल फेका ना पोटेशियम मैग्नीशियम, ओ श्याल फेका ना पोटेशियम मैग्नीशियम। इसी सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और सबसे कम मैग्नीशियम, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सबसे कम मैग्नीशियम। ओ श्याल फेका ना पोटेशियम मैग्नीशियम, ओ श्याल फेका ना पोटेशियम मैग्नीशियम। बांस जलडमरू निम्न में से किसे अलग करता है? तो 85 का आंसर आप लोग को पता है, ए ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को। बांस जलडमरू निम्न में से किसे अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को। निम्नलिखित में से कौन सी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका की सुपीरियर झील और हिरोन झील को जोड़ती है? तब वो जोड़ती है सू नहर। निम्नलिखित में से कौन सी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका को सुपीरियर झील और हिरोन झीलों को जोड़ती है? तो सू नहर। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ आयोजित होता है? तब वो होता है सोनपुर में। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ आयोजित होता है? तो सोनपुर में। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है,
वो क्या चीज़ से आच्छादित है? जलोढ़ मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है जलोढ़ मिट्टी से। किस देश को यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता था? तो वो कहा जाता है तुर्की को। किस देश का यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता है? सिक मैन ऑफ यूरोप, तो तुर्की को। 90। नासिर झील मुख्य रूप से अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो मिस्र में। नासिर झील मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो मिस्र में। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो वो सुमेलित नहीं है सिमोन ठंडी। सिमोन ठंडी सुमेलित नहीं है। देख लीजिए, कुछ गर्म हवाएं हैं जिनका नाम आप याद रखेंगे। सिमोन तो एक है ही गर्म हवा, नार्वेस्टर, हबूब, खामसीन। सिमोन, नार्वेस्टर, हबूब, खामसीन, फॉन, चिनूक, ये सारी गर्म हवाएं हैं। कौन से गर्म हवाएं हैं? सिमोन, नॉर्वेस्टर, हबूब, खामसीन, फॉन, चिनूक। अब ठंडी हवा जान लीजिए। बोरा, पुनासा, मिस्ट्रल। बोरा, पुनासा, मिस्ट्रल। बर्फीला तूफान ठंडी हवाएं हैं। 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि है? इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे ही क्या हैं? स्थानांतरित कृषि। मिल्पा कहाँ है? मैक्सिको में। झूम भारत में कहा जाता है, और रे लाओस में। और हैट कहा जाता है, सॉरी हैट स्थानांतरित कृषि नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, मिल्पा मैक्सिको में, झूम भारत में, रे लाओस में, और ये हैट स्थानांतरित कृषि नहीं है। और टैबी एक याद रखिए, मेडागास्कर में। टैबी कहाँ है? तो मेडागास्कर में। तो मिल्पा कहाँ है? मिल्पा है मैक्सिको में, रे है लाओस में, झूम भारत में, टैबी मेडागास्कर में। टैबी कहाँ है? तो मेडागास्कर में। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो है ब्यास नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो ब्यास नदी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी। कर्नाटक की संदूर पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है मैग्नीज के लिए। मैग्नीज के लिए। कर्नाटक की संदूर पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज के लिए। भारत में प्रसिद्ध मैग्नीज की खानें संदूर और लुमुक है कर्नाटक में। संदूर और तुमुक। संदूर की पहाड़ी हो गया, एक हो गया तुमुक। तुमुक तुमुक ये कहाँ है? संदूर और तुमुक कर्नाटक में। फिर मैग्नीज की दो और खाने हैं, एक बारविल और एक काला हांडी जो कि उड़ीसा में है। बारविल और काला हांडी जो कि उड़ीसा में है। फिर बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ भी मैग्नीज की खाने हैं। बालाघाट मध्य प्रदेश में भी। 97 निम्न में से कौन भारत में जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि में जूट की खेती होती है। कहाँ? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार में जूट का उत्पादन होता है। बिहार सरकार की पहल मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का मुख्य उद्देश्य है 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश के दौरान भत्ता देना। बिहार सरकार की पहल मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का मुख्य उद्देश्य है 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश के दौरान भत्ता देना। सोन नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तब वो प्रवेश करती है रोहतास में। सोन नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो रोहतास में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तंबाकू की खेती के लिए जाना जाता है? तो बिहार की तंबाकू की खेती के लिए गया, समस्तीपुर और हाजीपुर। गया, समस्तीपुर, हाजीपुर। गया, समस्तीपुर, हाजीपुर तंबाकू के खेती के लिए जाना जाता है। बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया संजीवन ऐप किससे संबंधित जानकारी के लिए है? तब वो है स्वास्थ्य से रिलेटेड। बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया संजीवन ऐप किससे संबंधित जानकारी के लिए है? तो स्वास्थ्य से संबंधित। देखते हैं 102 नंबर कह रहा है कि वर्ष 2021 से 2025 की अवधि के लिए बिहार में अनुमानित कुल प्रजनन दर क्या है? तो वो है
2.9%, 2.9%। और भारत में देखा जाए तो 1.9 2021-25 की अवधि के लिए 2021-25 के अवधि के लिए बिहार में अनुमानित कुल प्रजनन क्या है 2.9, और अगर भारत की बात किया जाए तो 1.9 है। बिहार के किन जिलों में रूफ टॉप गार्डनिंग योजना लागू की जा रही है? तो आंसर क्या होगा ई। बिहार सरकार द्वारा कृषि विभाग के तहत रूफ टॉप गार्डनिंग योजना शुरू की गई है, जो पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ के शहरी क्षेत्रों में लागू है। ठीक है। 104 नंबर, बिहार में शराबबंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिबंध दिवस मनाया गया था। तो वो मनाया गया था 26 नवंबर को। बिहार में शराबबंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिबंध दिवस मनाया गया था 26 नवंबर को। हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो वो है सीतामढ़ी। हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व के में सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा की गई है? सीतामढ़ी। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है पहला। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है? तब वो है 1090। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है 1090। किसको बढ़ावा देने के लिए बिहार को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है ई गवर्नेंस। किसको बढ़ावा देने के लिए बिहार को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ई गवर्नेंस। चीवर क्या है? चीवर बौद्ध भिक्षु का शरीर का परिधान है। चीवर क्या है? तो बौद्ध भिक्षु के शरीर का परिधान है। देव सूर्य मंदिर स्थित है। ये देव सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में। देव सूर्य मंदिर स्थित है औरंगाबाद में। 54वें ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है कोड़ा को। 94 ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? कोड़ा को। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीब है? तो 51.91% गरीब है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीब है? तो 51.91%। पश्चिम चंपारण में प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादन के तहत कसेरा टोला को नामित किया गया है। तो वो नामित किया गया है कांस्य बर्तन क्लस्टर हेतु। पश्चिमी चंपारण में प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादन के तहत कसेरा टोला को नामित किया गया है कांस्य बर्तन क्लस्टर हेतु। ओ स्मार्ट योजना के उद्देश्य क्या है? तब वो है पूर्व चेतावनी प्रणाली को बढ़ावा देना। ओ स्मार्ट योजना का उद्देश्य क्या है? पूर्व चेतावनी प्रणाली को बढ़ावा देना। 2021 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एनजीओ प्रथम को। 2021 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एनजीओ प्रथम को। भारतीय सेना ने लद्दाख में कितनी लंबाई का तिरंगा फहराया है? तो 76 फीट का। भारतीय सेना ने लद्दाख में कितने लंबाई का तिरंगा फहराया है? तब वो है 76 फीट का। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तब वो है 18वां। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? 18वां। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ किया? तो वो किया तमिलनाडु में। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ किया? तो तमिलनाडु में। ट्राइफेड ने किस मंत्रालय के सहयोग से ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया? तो वो किया विदेश मंत्रालय में
विदेश मंत्रालय। ट्राइफेड ने किस मंत्रालय के सहयोग से ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया? विदेश मंत्रालय। 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2021 किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो ब्रुनेई। 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2021 किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? ब्रुनेई। नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया, जो स्थित है कोलंबिया में। जो स्थित कहाँ है? कोलंबिया में। नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया, वो कहाँ है? कोलंबिया में। बोईता वंदना महोत्सव कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है उड़ीसा। बोईता वंदना महोत्सव कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? तब वो किया गया है रोम, इटली में। अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इटली, रोम में। सबसे पहले किस राज्य की विधानसभा को पेपरलेस होने का गौरव प्रदान है? तो नागालैंड। सबसे पहले किस राज्य के विधानसभा को पेपरलेस होने का गौरव प्राप्त है? नागालैंड। कलारी पैटू है। कलारी पैटू क्या है? तब वो है केरल की मार्शल आर्ट। कलारी पैटू है केरल की मार्शल आर्ट। 5वां बीमस्टेक शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो वो है श्रीलंका। 5वां बीमस्टेक शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो श्रीलंका। 127 पेट्र को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है चेक गणराज्य। पेट्र को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? चेक गणराज्य। हाल ही में हुए स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है पीवी सिंधु ने। हाल ही में हुए स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है पीवी सिंधु ने। हाल ही में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है हैदराबाद में। हाल ही में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। मंगल के लिए भारत का दूसरा मिशन मंगलयान 2 कब लॉन्च किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 2024 में। 2024 में मंगल के लिए भारत का दूसरा मिशन मंगलयान 2 कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2024 में। देखिए, कुछ आपको मिशन बता देता हूँ जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप याद कर लीजिएगा, और कौन से उद्देश्य के लिए जा रहा है ये भी। सबसे पहले आप आदित्य 11 याद रख लीजिए, वो भेजा जाएगा 2022 में। आदित्य 11 कब भेजा जाएगा? 2022 में। सूर्य को अध्ययन करने का कार्यक्रम है। सूर्य का अध्ययन करने का कार्यक्रम है। फिर मंगलयान 2 जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो भेजा जाएगा 2024 में। मंगल पर भारत का दूसरा मिशन है। फिर गगनयान 2022 में ही भेजा जाएगा, जो कि भारत का पहला मानव मिशन होगा। गगनयान 2022 में ही भेजा जाएगा, भारत का पहला मानव मिशन। फिर भेजा जाएगा शुक्रयान 1 2024 में भेजा जाएगा, जो कि शुक्र के वायुमंडल का भ्रमण करने का मिशन है। शुक्रयान 1 कब भेजा जाएगा? 2024 में, जो कि शुक्र के वायुमंडल का भ्रमण करने का मिशन है। चंद्रयान 3 भी भेजा जाएगा इस साल, चंद्रमा की सतह तक पहुंचने का मिशन है। चंद्रयान 3 2022 में भेजा जाएगा, चंद्रमा की सतह तक पहुंचने का मिशन है। चलिए 131 देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार अमृतकाल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस प्राथमिकता का उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया है ऑप्शन, इसका हो जाएगा ई। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। देखिए, केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार अमृतकाल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 4 प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया है। पहला पीएम गति शक्ति, दूसरा समावेशी विकास, तीसरा निवेश का वित्त पोषण, और चौथा उत्पादकता वृद्धि और निवेश, नवीन उद्योग के अवसर, ऊर्जा संक्रमण यानी एनर्जी ट्रांजिशन, और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई। उत्पादक में वृद्धि और निवेश, उभरते क्षेत्रों में निवेश के अवसर, ऊर्जा संक्रमण, एनर्जी ट्रांजिशन और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्रवाई। केंद्रीय बजट 2022 के लिए अमृतकाल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस प्राथमिकता का उल्लेख किया गया है? तो 4
का किया गया है। एक तो पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, निवेश का वित्त पोषण, और चौथा उत्पादकता में वृद्धि और निवेश, उभरते क्षेत्रों में निवेश के अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्रवाई। 2022 विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है दुबई में। 2022 विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में। 134 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि IIT रुड़की द्वारा किस संस्थान के साथ मिलकर रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान IIT रुड़की द्वारा किस संस्थान के साथ मिलकर रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। अगला क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास दोस्ती भारत और किसके बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो वो है ऑप्शन ई। देखिए मालदीव, भारत और श्रीलंका, मालदीव, भारत और श्रीलंका, मालदीव, भारत और श्रीलंका, ये तीनों का ही सैन्य अभ्यास दोस्ती अभ्यास है, ठीक है, जो कि हाल ही में 15वां संस्करण हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक का एक बार फिर से नाम सुनेंगे, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है त्रिपुर दमन सिंह। पुस्तक नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो त्रिपुर दमन सिंह के द्वारा। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं संकल्प गुप्ता। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? संकल्प गुप्ता। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसके लिए दिया गया? तो वो दिया गया तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज हेतु। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसके लिए दिया गया? तो तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज हेतु। ह्वांगसोंग 17 क्या है? तो वो है अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। उत्तर कोरिया ने अपने सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया। इसका नाम ह्वांगसोंग 17 है। इस मिसाइल की खास तौर पर कई तरह के हथियार ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। देखते हैं 140 नंबर, पश्चिम बंगाल से GI टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना की पहली खेप निर्यात किया गया था। कहाँ किया गया? तो वो किया गया बहरीन को। पश्चिम बंगाल से GI टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना की पहली खेप निर्यात किया गया था बहरीन को। तो इस तरीके से दोस्तों ये वाला भी सेट खत्म हो गया, 5वां सेट। तो अब इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद मैथ के क्वेश्चन हैं, तो आप मैथ के क्वेश्चन सब बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर शेयर करेंगे। दोस्तों अगर ये सब वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये चैनल को के बारे में बताएं, यानी शेयर करें। तो अब आप लोग को छोड़े चलता हूँ इस प्रैक्टिस सेट के साथ, और आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।